हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज अपने सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी जो अपने एग्रीकल्चर के हर कंपटीशन के लिए एक अलग ही अपना रुतबा रखने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि अपने चाहे क्रॉप पढ़े, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, एग्रोनॉमी क्रॉप है, तो उनके डिजीज अपने को पढ़ने जरूरी है। और डिजीज की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने को हिस्ट्री में मिल जाती है। उसके लिए एक अपने सेपरेट ब्रांच बनाई गई, कौन सी? प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका तो ये रहता है कि आपको नियमित क्लास और उस क्लास में आपका ध्यान भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आत्मा तो आपकी कहीं भटक रही हो, आपके क्लास के सामने ओनली फॉर केवल आपकी लाश बैठी हो, डेड बॉडी, तो लाश नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप जैसे ही क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है तो पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है, यदि पॉसिबल हो तो साथ साथ आप उसके नोट्स तैयार करिए। ये सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका। जब तक आप खुद के हाथ से नोट्स तैयार नहीं करोगे तब तक अपने को, चाहे एग्रीकल्चर का कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें अपने को दिक्कत आएगी ही आएगी। तो एक आपको अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करना, और एक जो भी यहाँ से डाटा मिलेगा या फिर अपने को कोई ईयर है, कोई आंकड़ा है, जैसे भी डिजिट का है, तो वो आपको वेरीफाइड मिलेगा। कहीं सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। तो शुरू करते हैं अपने प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी जिसे हमने कहते हैं पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान। अब पहले अपने थोड़ा इसके वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका शब्द क्या कहता है, या फिर इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी है, उसकी भाषा कौन सी है? वर्ड की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो कौन सी है? तो अपने एक ट्रिक चलती है लॉजी और नोमी वाली और कल्चर वाले एग्रीकल्चर में। वो ट्रिक ही यहाँ पे काम करेगी। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक का। अब जो प्लांट पैथोलॉजी है, ये ग्रीक के 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी कितने शब्दों से बना हुआ है? 3 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें से एक शब्द तो अपना प्लांट, और पैथो को 2 शब्दों में तोड़ा गया है। कितने शब्दों में? 2 शब्दों में। पहला है पैथो और दूसरा है लॉजी, जिसका अपने हर बार मीनिंग क्या पढ़ते हैं? लोगस पढ़ते हैं। हर बार अपने क्या पढ़ते हैं? लोगस पढ़ते हैं। तो पैथो को पैथोस से और लॉजी को लोगस से, या कई बार अलग भी दिया होता है, लोगोस भी दिया होता है, लोगस भी दिया होता है, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लांट है वो कहां से बना हुआ है? प्लांट बना है जी फाइटोन से। कहां से बना हुआ है? फाइटोन से। पैथोज की यदि बात करें तो यदि अपने अलग अलग कई बार वर्ड के आपको अर्थ मिल जाते हैं कि सही कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो वर्ड अपना जो अपने पास प्रूफ है, या आरबीएससी कहती है, आरबीएससी की एक बुक है जिसके अंदर लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है कि पैथोज है वो कौन से वर्ड से आया हुआ है? तो आइलमेंट शब्द से आया हुआ है। आइलमेंट शब्द से आया हुआ है। दूसरा, इसे अपने कह देते हैं कि डिजीज, रोग, या फिर तीसरा नाम इसका क्या कह देते हैं अपने? सफरिंग की भी कह देते हैं। सफरिंग होता है एक बहुत दौर से गुजरना, है ना, तो ये भी क्या होता है? सफर करता है, सफरिंग। लोगस का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी। ये तो एक कॉमन बात है, बनी हुई बात, घड़ी हुई बात है कि ये तो फिक्स ही रहना है। तो हिंदी में यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो प्लांट पैथोलॉजी का क्या हो जाएगा? फाइटोन है वो प्लांट या पैथो, यो सॉरी रो, पौधे के लिए। किसके लिए? पौधे के लिए। और
सफरिंग एलिमेंट, डिजीज या मतलब रोग, क्या हो गया, रोग। टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना, क्या हो गया, अध्ययन करना। तो रियलिटी में प्लांट पैथोलॉजी क्या है, पादप रोगों का अध्ययन करना, टू स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, पौधों के रोगों का अध्ययन करना। पौधों के रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। ये अपने थोड़ा शब्द के बारे में बातचीत होगी। अब अपने चलते हैं इनके माता पिता। माता पिता इनके जरूरी है क्योंकि अपने एग्रीकल्चर का ये एक ही तो हिस्सा है जो सीधे क्या करता है, सीधा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, इसके पिता कौन है, मॉडर्न कौन है, एक्सपेरिमेंटल कौन है, इसका इंडिया में कौन है, इसकी माता कौन है, गॉड फादर कौन है, दादा कौन है, सब पूछा जाता है ना। तो इसके बारे में अपने चलते हैं। तो पहले अपने देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, तो कौन है, एंटोन डी बेरी। कौन है, एंटोन डी बेरी। अब एंटोन डी बेरी के बारे में ध्यान रखना, इसे एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी का भी जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। एंटोन डी बेरी, ले बैठो बेरी पैथोलॉजी। तो एंटोन डी बेरी है, इसे और भी क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल का पूछे तो भी कौन रहेगा, एंटोन डी बेरी रहेगा। मॉडर्न का पूछे तो भी एंटोन डी बेरी रहेगा। दूसरा है इंडिया का। अब हमने बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। अब भारत में कौन है, तो एक बटलर नाम का आदमी है। अब एक तो बटलर नाम का इंग्लैंड में क्रिकेटर है और एक अपने यहाँ पे बटलर है, दोनों ही कुख्यात आदमी है भाई, बहुत अच्छा खेलता है वो भी बंदा। अभी राजस्थान रॉयल्स में था ना शायद, अभी तो शायद चेंज हो गया होगा। तो E.J. बटलर, E.J. बटलर, ये आयरिश था एक आदमी। तो बटलर भाई साहब क्या है, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के जनक या फिर फादर है। क्या है, फादर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं माइक्रो बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि जो पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार की क्या, माइक्रोबायोलॉजी तो है, सूक्ष्म जीव विज्ञानी तो है, तो उसके बारे में अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। एक तो अपने शुरू हुई थी माइक्रोबायोलॉजी और थोड़ा अपने करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात, कि बैक्टीरियोलॉजी और, तो मैं सीधा यहाँ पे आपको दो प्रकार के वैज्ञानिक हैं, इन दोनों के बारे में बताते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। अब यदि आपको सीधा पूछा जाए कि माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी का फादर कौन है, मॉडर्न नहीं लिखा हुआ, मॉडर्न का अलग है, तो सीधा पूछा जाए तो कौन होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन होगा, सीधा पूछा जाए तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये तो आपने पढ़ा ही था, काफी टाइम पुराने टाइम से आप पढ़ रहे हो ल्यूवेनहॉक को, क्योंकि ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, एक जिंदा सेल, लिविंग सेल की भी खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मरे हुए की थी, इसने जिंदा की थी। भाई साहब ये जिंदा भी होती है, इसने बताया था वो बात।
अब यदि आपको पूछा जाए, इन दोनों का एक ही रहने वाला है, ल्यूवेन हॉक। यदि आपको पूछा जाए अभी फिलहाल का मॉडर्न का, कि मॉडर्न या फिर आधुनिक में कौन है इसके जनक, तो आधुनिक जनक कौन है, तो आधुनिक है जी लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ये वही पास्चर है जिसने पाश्चुरीकरण की खोज की बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, अपने पढ़ते हैं ना डांडालॉजी में, वही। और इसने रेबीज के टिक्के की भी खोज की थी, इसने एंथ्रेक्स में भी खोज की थी, एक दो और किए थे इसने, काफी टिक्के भी खोज की थी इसने, वो आप डांडालॉजी में पढ़ लोगे शायद। वो फाउल कोलेरा की भी इसने खोज की थी लुईस पास्चर ने। तो इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं अपने को पढ़ने को मिल जाता है। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे ही सब्जेक्ट में आता है उसके बारे में अपने इसका दबा के बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी के बाद फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। अब फाइटोबैक्टीरियोलॉजी है वो अलग है, एक ध्यान रखना, फादर ऑफ फाइटो बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, पादप जीवाणु विज्ञान, तो इसके कौन है, तो इसका अपने को ध्यान रखना है फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के E.F. स्मिथ। कौन है, E.F. स्मिथ भाई साहब, है ना। अब स्मिथ कौन से में है, स्टीवन स्मिथ, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ना, जो बॉल रगड़ने के लिए माना जाता है, बंदा अच्छा माना जाता है। अब ये तो होगी वर्ल्ड की बात फाइटोबैक्टीरियोलॉजी की। यदि आपको पूछा जाए इंडिया में कौन है भाई साहब, तो इंडिया में अपने M.K. पटेल। इंडिया में पूछा जाए तो कौन रहेगा, M.K. पटेल भाई साहब। ना पटेल कहाँ के थे, सरदार पटेल सिंह, अपने वल्लभ भाई पटेल गुजरात के, तो ये भी शायद बंदा पटेल के लगभग वहीं के होते हैं, तो गुजरात का ही होगा ये भी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक की, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक। बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक, तो टेक्निक या तकनीक का कौन है, तो तकनीक का अदर, बैक्टीरियोलॉजी का अलग है, फाइटोबैक्टीरियोलॉजी का अलग है, और टेक्निक का अलग है। तो टेक्निक के कौन है, रॉबर्ट कोच। कौन है, रॉबर्ट कोच। ये रॉबर्ट कोच भाई साहब है, वो कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं अपने इरविन साहब के साथ, जो बटलर साहब हैं इनके साथ। अपने बात करेंगे बटलर साहब के साथ कैसे बात, इनका रिलेशन है, आगे बात करेंगे अपने। नेक्स्ट हमने बात करते हैं जी माइकोलॉजी का, फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो इसके कौन है, P.A. माइकेली। P.A. माइकेली कौन है, फादर ऑफ माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान के जो पिता है वो कौन है, तो P.A. माइकेली। नेक्स्ट है फादर ऑफ वायरोलॉजी, फादर ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी मतलब विषाणु विज्ञान, जिसके बारे में अपने विषाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, विषाणु विज्ञान। तो इसके कौन है, तो बेंजरिक। कौन है, M.W. बेंजरिक, या इसे बिंजेरिक भी
कहा जाता है। कई जगह बिंजेरिक भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। जहाँ पे बेंजरिक बिंजेरिक दिख जाए वो बंदा कौन, कहीं ना कहीं इन विषाणुओं से अपना नाता रखता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने फादर है, फादर ऑफ निमेटोलॉजी, फादर ऑफ निमेटोलॉजी। तो फादर ऑफ निमेटोलॉजी कौन है, N.A. कोब, N.A. कोब, कोब या खोब। अब क्या होता है, सुई खबोई तो खोब, कोब मतलब सूत्रकृमि। निमेटोलॉजी क्या होता है, निमेटोड क्या होता है, सूत्रकृमि, एक सुई जैसा शूक जैसा जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है। तो कोब किसका, खोब का, मतलब सूत्रकृमि विज्ञान का। निमेटोलॉजी मतलब सूत्रकृमि विज्ञान। सूत्रकृमि विज्ञान का जनक कौन, तो N.A. कोब। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी, फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। अब फॉरेस्ट पैथोलॉजी के कौन है, या अपने कहें कि वन रोग विज्ञान, वन रोग विज्ञान, या वृक्ष कह सकते हैं अपने। तो वृक्षों के कौन है, तो वृक्षों के जाने जाते हैं जी रॉबर्ट हेरिंग, एक रॉबर्ट कोच है, एक रॉबर्ट हेरिंग है, तो अलग अलग है दोनों, याद ध्यान रखना भाई। रॉबर्ट हेरिंग, ये रॉबर्ट हेरिंग या रॉबर्ट नाम के बंदे हैं वो काफी आ चुके हैं। रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट हेरिंग है, रॉबर्ट कोच है। इसके अलावा अपने एक और भी आगे रॉबर्ट है वो पढ़ने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ एंटीबायोटिक, फादर ऑफ एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिजैविक। जिस जो औषधि पढ़ते थे प्रतिजैविक से कहते हैं प्रतिजीवाणु, या फिर एंटीबायोटिक। अपने टेबलेट भी लेते हैं ना, तो इसकी खोज करने वाला बंदा कौन था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते। तो ये क्या कर रहा था, एक सेंट मेरी नाम के हॉस्पिटल में एक कार्यरत बंदा था। इसने देखा कि पेट्री डिश में कुछ जीवाणु है वो ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। उस ग्रो को होते हुए देखा इसने और इसको आइडेंटिफाई किया और आइसोलेट किया, और आइसोलेट करके उसने देखा कि हाँ ये तो कुछ अलग है, पेनिसिलियम है, क्या है, पेनिसिलियम है। तो इसने नाम दे दिया पेनिसिलिन। खोज किसकी की, पेनिसिलिन की खोज की किसने, किसकी की थी, पेनिसिलिन की। धक्के से हुई थी, इसने कोई उद्देश्य नहीं था इसका, न इसका कोई ये मोटिव था कि मैं इसको खोज करूं या ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं, गलती से हो गई थी। और किससे की थी, तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के जीवाणु या बैक्टीरिया से इसको बनाया गया। और सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज करने वाला बंदा कौन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसीलिए अलेक्जेंडर को क्या बना दिया गया, इसका पिता बना दिया गया या जनक बना दिया गया। नेक्स्ट है जी फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर जी एपिडेमियोलॉजी होती क्या है, पढ़ी सबने है, लेकिन थोड़ा अपने को डाउट रहता है। एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी क्या है, महामारी विज्ञान, महामारी विज्ञान। अब जो भी महामारी आ गई या अपने एपिडेमिक कहते हैं या फिर पेंडेमिक, तो उसमें क्या होता है कि किस
कहां से ये आई है बीमारी, किस प्रकार से इसका संक्रमण हो रहा है और किस प्रकार से ये फैल रही है, कितना नुकसान हो रहा है, इस पर काम हो रहा कि नहीं हो रहा, कब तक कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में अपने को स्टडी करने की जो ब्रांच है वो कौन सी है, एपिडेमियोलॉजी है। कौन सी है, एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है, तो J.E. वंडर प्लैंक, J.E. वंडर प्लैंक, J.E. वंडर प्लैंक। थोड़ा सा अपने रिवाइज कर लेते हैं इसको जल्दी से, शुरू से चलते हैं। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो एंटोन डी बेरी, जिसे अपने फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। अपने फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक, जो प्रैक्टिकली का फादर किसे कहा जाता है, एंटोन डी बेरी को। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया E.J. बटलर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरिया, एक तो मॉडर्न के, ध्यान रखना मॉडर्न के, और यदि सीधा पूछा जाए तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, भाई साहब ने सबसे पहले कोशिका की खोज कर दी थी, और वो कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बाद में पाश्चुरीकरण की खोज की, कोशिका का पता चला तभी तो माइक्रोबायोलॉजी का पता चला, तो इसीलिए बाद में क्या कहा, लुइस पास्चर। कौन था, मॉडर्न का लुइस पास्चर। फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, तो फाइटोबैक्टीरियोलॉजी की अपने वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में कौन है, E.F. स्मिथ। कौन, E.F. स्मिथ। इंडिया में M.K. पटेल। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक, मतलब टेक्निक का यदि अध्ययन करना है बैक्टीरियोलॉजी का, तो वो कौन है जी, रॉबर्ट कोच। तो ध्यान रखना, बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक और लुइस पास्चर। फाइटोबैक्टीरियोलॉजी E.F. स्मिथ। फाइटो E.F. ऐसे याद रखना, फाइटो मतलब E.F. और बैक्टीरियम मतलब लुइस, फाइटो E.F. और बैक्टीरियोलॉजी टेक्निक के आर के, ध्यान रखना, टेक्निक को याद रखना, आर के मतलब रॉबर्ट कोच। तो शॉर्ट फॉर्म बना लो इनकी, फाइटो से E.F., टेक्निक से आर के, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट, फादर ऑफ वायरोलॉजी, तो ये सबको पता होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बेंजरिक। नेमेटोलॉजी N.A. कोब। और फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी तो रॉबर्ट हेरिंग। तो ध्यान रखना, रॉबर्ट हेरिंग किसका है, फॉरेस्ट का है, किसका, फॉरेस्ट का। और रॉबर्ट है वो टेक्निक का है, टेक्निक मतलब आर के, और फॉरेस्ट मतलब RH, FRH, FRI पढ़ते हैं ना, तो FRH याद रखना, FRH मतलब फॉरेस्ट का रॉबर्ट हेरिंग, और टेक्निक का मतलब आर के, रॉबर्ट कोच। एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो अपने छठी क्लास से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एपिडेमियोलॉजी J.E. वंडर प्लैंक। तो ये थी अपने कुछ इनसे जुड़े हुए प्लांट पैथोलॉजी के जुड़े हुए कुछ फादर साहब थे, तो इन फादर साहब के बारे में अपने अध्ययन कर लिया, क्योंकि हर बार लगभग एक अपवाद ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर एक कंपटीशन में एग्रीकल्चर में, जिसके पिता पूछे जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट के अपने पिताश्री को कहीं नहीं भटकने देना, अपने उसको क्या करेंगे, उसको श्राद्ध गालने हैं, यहाँ पे रखने हैं, उनको उनकी इज्जत करनी है, क्योंकि क्वेश्चन एक भी है तो हमने लाखों की मेरिट से अप डाउन होते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, अब अपने बात करते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में कि प्लांट पैथोलॉजी उसकी शुरुआत करने की क्या जरूरत पड़ी। अपने कहते हैं ना यार, के जरूरत इन चीज न पढ़ने की, वही भी होने दो यार, अब क्यों जरूरत पड़ी, इस चीज के बारे में अपने स्टडी करते हैं। हिस्ट्री के बारे में कुछ घटनाएं हैं जो अपने पैथोलॉजी की आवश्यकता को अपने जरूरी करवाती है कि पैथोलॉजी आप पढ़ो तो क्यों पढ़े, इसके बारे में। शायद प्लांट पैथोलॉजी की परिभाषा रह गई थी, उसके बारे में अपने पहले देख लेते हैं, मैं बता देता हूं, फिर अपने इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे इनका उद्गम हुआ। तो प्लांट पैथोलॉजी क्या है, तो प्लांट पैथोलॉजी क्या है, विज्ञान की वह शाखा या प्लांट पैथोलॉजी इज ब्रांच ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस बायोलॉजी कह सकते हैं, या फिर बॉटनी कह सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी विच स्टडी ऑफ द
स्टडी ऑफ द डिजीज केजेस एटियोलॉजी, एटियोलॉजी को कहते हैं हेतु की, कि कौन सा जीव है जो रोग कैसे कर रहा है, उत्पन्न कब कर रहा है और कितना उसका नुकसान होता है, ये क्या होता है, एटियोलॉजी होता है। एटियोलॉजी के बारे में आगे अपने डिटेल से पढ़ेंगे। एटियोलॉजी लॉस एंड देयर मैनेजमेंट, लॉस एंड देयर मैनेजमेंट। हिंदी में यदि बात करें तो कि पादप विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा या पादप विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पादप रोग का कारण, उसकी हेतु की और उससे होने वाली हानि और उसके प्रबंधन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है या पादप रोग विज्ञान कहलाता है। इसकी अपने को जरूरत क्यों पड़ी और कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जरूरत पड़ी तब देखे अरे यार यहाँ पे ये तो दिया हुआ था पहले कहीं, लेकिन अपने ध्यान नहीं दिया। तो हिस्ट्री के बारे में अपने इसकी बात करते हैं। तो हिस्ट्री इसकी शुरू हो गई थी। हिस्ट्री में यदि बात करें तो अपने कुछ रिलीजियस जो लिटरेचर है या जो ग्रंथ है वहीं से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो पहले अपने कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर भी क्या है, प्लांट पैथोलॉजी का जिक्र किया हुआ था, प्लांट पैथोलॉजी का जिक्र किया हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन दिया गया था डिजीज के बारे में। क्या किया गया, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन इसके अंदर पहले से निहित था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब अपने ध्यान दिया। तो इसमें क्या था, ऋग्वेद में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज या पादप रोगों का वर्गीकरण दिया हुआ था और जर्म थ्योरी भी इसमें दी हुई थी, जर्म थ्योरी, या फिर अपने कहें कि जनन द्रव्य के सिद्धांत भी कुछ इसमें थे। किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। इसके अलावा इसमें डिस्कस अबाउट द डिजीज, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये भी याद रख लेना, कोई भी लाइन कहीं से भी पूछ सकता है भाई, डिस्कस अबाउट डिजीज, रोगों के बारे में चर्चा भी की गई इसमें, कि कुछ बताया गया था कि ऐसे रोग होते हैं पौधों में भी। दूसरा, अपने को विष्णु पुराण, अथर्ववेद और सुश्रुता में भी अपने को इसके पढ़ने को मिलते हैं। दूसरा है विष्णु पुराण और तीसरा अग्नि पुराण और सुश्रुता में भी अपने को इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, कौन सा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी इसके बारे में अपने को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी रोगों के बारे में अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है
जिसे अपने इंडिया की पहली बुक भी कहा जाता है, वृक्ष आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद। जो किसने लिखी थी? सुरपाल ने लिखी थी। किसने? सुरपाल ने। इसे और भी क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। पादप जीवन का विज्ञान भी इसे कहा जाता है। पादप जीवन का विज्ञान भी इसे कहा जाता है। तो पादप जीवन विज्ञान, इसके अंदर क्या दिया हुआ था? ये एक फर्स्ट बुक थी, इंडियन फर्स्ट बुक थी, जिसमें क्या है, प्लांट जो डिजीज है या पादप रोग, उनके बारे में अध्ययन किया गया था। ये इंफॉर्मेशन थी। भारत की प्रथम बुक, प्रथम पुस्तक जिसमें पादप रोग की सूचना थी। ठीक है भी। और इसके अंदर जो रोगों का वर्गीकरण किया था वो दो प्रकार से किया गया था। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। पादप रोग का दो प्रकार से वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। तो कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो हिंदी में कह सकते हैं अंतः और बाह्य। दो प्रकार से इसमें रोगों का वर्गीकरण किया गया था। और यह पहली बुक थी जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में भी सूचना थी। इसमें क्या बताया गया कि पौधों में रोग, पौधों में रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। प्लांट डिजीज बाय माइक्रोब्स। तो ये बात किस में लिखी हुई है? तो वृक्ष आयुर्वेदा में लिखी हुई है। तो ये थोड़ा हिस्ट्री के बारे में ध्यान रखना कि भारत की प्रथम कौन सी बुक है जिसके अंदर पादप रोग विज्ञान के बारे में सूचना थी? तो वृक्ष आयुर्वेदा या साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। अपने को ये याद रखनी है, वृक्ष आयुर्वेदा। और कितने प्रकार से वर्गीकरण किया? तो दो प्रकार से, अंतः और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। और किससे अपने सीधी लाइन पूछी जाए कि ये कौन सी बुक में बताया गया या कौन सी पुस्तक में बताया गया है कि जो रोग है या पादप रोग है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है? तो वो भी कौन सी है? वृक्ष आयुर्वेद है। कौन सी है? वृक्ष आयुर्वेद है। और यह भारत की पहली बुक है जिसमें पादप रोग, प्लांट डिजीज के बारे में सूचना थी। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं जी बाइबिल। तो बाइबिल भी अपना एक अलग ओहदा रखता है। 7वां नंबर है बाइबल। तो बाइबल में क्या है? कुछ रोगों के बारे में सूचना थी। इंफॉर्मेशन अबाउट
सम प्लांट डिजीज, सम प्लांट डिजीज। तो कौन कौन से, तो इसमें ध्यान रखना, एक तो स्मट, रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू। स्मट के बारे में, रस्ट के बारे में, डाउनी मिल्ड्यू के बारे में और पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में सूचना थी। तो यदि पूछा जाए कि बाइबल में कौन कौन से रोग के बारे में वर्णन दिया हुआ है, तो रस्ट, स्मट, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में वर्णन किया गया है। 4 रोग है, स्मट, रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। अब स्मट कौन सा है कौन सा नहीं है, अपने को इतना कुछ नहीं दिया उसमें, सिर्फ इन रोगों के बारे में चर्चा की हुई है। कौन से रिलीजियस या धार्मिक ग्रंथ के अंदर ये चीज दी हुई है, आपसे सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। तो एक तो वृक्ष आयुर्वेद इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद इंपॉर्टेंट है और बाइबल इंपॉर्टेंट है। बाइबल इतना नहीं है क्योंकि अपने ज्यादातर जो है देश में वही चलता रहता, तो वृक्ष आयुर्वेद में ज्यादा बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा इस चीज पर। तो वृक्ष आयुर्वेद और ऋग्वेद के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, इसी के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और भी वेद है, कौन सा, अथर्ववेद, उसके अंदर भी रोगों का वर्णन दिया हुआ है। तो ये थी कुछ शुरुआत जो अपने मानते हैं कि अपने शुरुआत की है मनुष्य ने, इस पादप रोग विज्ञान की एक नई युग की शुरुआत की नहीं है, पहले से ही शुरू है। तो कहाँ से, ऋग्वेद से शुरू हो गई थी, लेकिन अपने ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान नहीं दिया तो इसके कारण अपने को कुछ नतीजे भी भुगतने पड़े। वो कौन कौन सी घटनाएं थी ऐतिहासिक, जिसके बाद अपने को पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी को अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो पहला है आयरिश फेमाइन, या फर्स्ट है आयरिश फेमाइन, या इसे क्या कहा जाता है, आयरिश दुर्भिक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयरिश दुर्भिक्ष। तो आयरिश दुर्भिक्ष क्या था और ये कब आया, तो आयरिश दुर्भिक्ष है, ये घटना है जी 1845 की 45 की घटना है। यहाँ के लोग क्या है, आलू ज्यादा खाते थे। क्या खाते थे, आलू ज्यादा खाते थे, कोई अल्टरनेट क्रॉप नहीं थी, आलू इनका मुख्य भोजन था या होगा भी। तो यहाँ पे एक डिजीज उत्पन्न हुई जिसे आज अपने पढ़ते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या आलू की पछेती झुलसा, पछेती झुलसा रोग के नाम से अपने पढ़ते हैं। तो पछेती झुलसा रोग से क्या, किससे होता है, तो फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस से होता है। पैथोजन क्या है इसका, देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज होती है उन्हीं के बारे में पैथोजन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पैथोजन इसका क्या होगा, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस। तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण ये रोग फैला था। तो इस कारण क्या हुआ, यहाँ पे आलू की फसल है वो पूरी तरह खत्म हो गई, तो भूखमरी फैल गई। यहाँ पे इसे अकाल भी कहा जाता है, आयरलैंड का क्या कहा जाता है, अकाल भी कहा जाता है। अकाल इसीलिए कहा जाता है कि खाने का कुछ था नहीं और जो मुख्य फसल थी वो नष्ट हो गई थी। इस कारण क्या हुआ, जो लगभग 15 लाख लोग हैं वो यूएसए की तरफ मूव हो गए थे, चले गए थे, और लगभग मानते हैं कि 12.5 लाख लोग हैं वो क्या हो गए थे, मर गए थे, इसमें डेथ हो गई थी भूखमरी के कारण। ये इतना भयंकर अकाल था। यहीं से माना जाता है कि प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है कि इसका कारण ये था कि बार बार कोई ना कोई घटनाएं होनी, तो उसके बारे में अपना
कोई ना कोई आगे का रहता है कि फिर अपने सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हो सकता है ये घटना आगे कहीं ना कहीं अपने को दोहरावना मिल जाए। तो इसके लिए इसकी शुरुआत, पैथोलॉजी की शुरुआत है वो मानी जाती है कहां से, तो आयरिश दुर्भिक्ष से, कि यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। सेकंड घटना कौन सी थी, तो बात करते हैं सिलोन एपिडेमिक के बारे में। सिलोन एपिडेमिक, तो सिलोन एपिडेमिक है वो कब आए, 1868 में, 68 में। तो सिलोन एपिडेमिक को अपने एक और भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिलोन का जो नया नाम या अब जो नाम है क्या है, श्रीलंका। किस नाम से जानते हैं, श्रीलंका। 1970 के बाद, 72 या 75 के बाद इसका नाम क्या हो गया था, श्रीलंका। इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है, श्रीलंका। तो आज के टाइम में इसको श्रीलंका के रोग नाम से भी रोग को जाना जाता है, जिसे अपने कहते हैं कॉफी रस्ट। कौन सा रोग आया था यहाँ पे, कॉफी रस्ट रोग आया था। कॉफी रस्ट। अब यहाँ का जो पेय पदार्थ था वो मुख्य कौन सा था, कॉफी। श्रीलंका का कौन सा था, कॉफी था। तो कॉफी में क्या हुआ, यहाँ पे एक बीमारी आई, कौन सी, जिसे अपने कॉफी रस्ट के नाम से जानते हैं। आज भी अपने इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये होती किसके द्वारा है, तो इसका पैथोजन कौन सा है, हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स। पैथोजन हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स के कारण यहाँ पे क्या हुआ, कॉफी में जो अपने कहते हैं कि कीट रोग या फिर कीट रोग से नाम से जानते हैं। तो एमिलिया वेस्टाट्रिक्स के कारण यहाँ पे क्या हुआ, कॉफी के अंदर रस्ट लगनी शुरू हो गई, जिसके कारण यहाँ की फसलें हैं वो पूरी तरह नष्ट हो गई कॉफी की। तो इन्होंने, श्रीलंका वालों ने एक अल्टरनेट क्रॉप यूज करनी शुरू कर दी पेय पदार्थ के लिए। तो कौन सी, चाय को। अल्टरनेट क्रॉप कौन सी यूज करनी शुरू की यहाँ पे, एक विकल्प के रूप में अल्टरनेट क्रॉप, तो चाय को शुरू कर दी यहाँ पे। ऐसे नहीं कि पहले ये कॉफी के आदी थे, लेकिन कॉफी की फसल है वो नष्ट होने लगी। नष्ट होगी तो क्या है, अपने इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है या एक नियम है कि यदि स्टॉक घटेगा तो उस टाइम क्या होगी, डिमांड है वो बढ़ती है, या डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक क्या होगा, घटेगा, और फिर उसका प्राइस क्या होगा, मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे हुआ, स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई, तो ये क्या होगी, कॉफी महंगी हो गई। इसके कारण यहाँ पे अल्टरनेट क्रॉप के रूप में किसे यूज किया जाने लगा, चाय को यूज करने लगे। जो पैथोजन अपने बात करें कॉफी रस्ट का, जो पैथोजन है ये सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था। कहां पे, अफ्रीका में। लेकिन बाद में 1868 में यहाँ पे श्रीलंका में आके इसने भयंकर तबाही मचाई थी। लेकिन ये जो पैथोजन है ये इंडिया में कब आया, तो इसके 1 साल बाद ये इंडिया में पैथोजन या ये रोग है वो आ गया था। कब, 1869 69 में। 69 में कहा गया, इंडिया में। 1868 में श्रीलंका में इसने तबाही मचाई, और उसके बाद इंडिया में इस रोग की एंट्री कब हुई, तो 69 में, 1869 में। अब ये जो रोग है ये अरेबिया के अंदर है, जो कॉफी का सबसे मुख्य रोग माना जाता है। सबसे ज्यादा इसका अब जो प्रकोप है वो किस कंट्री में, अरेबियन कंट्री में है। नाउ इन अरेबिया कॉफी रस्ट is major disease of coffee। तो कॉफी का अब जो कहां पे है, अरेबिया के अंदर ये है मुख्य रोग है, जो भयंकर। अब सबसे ज्यादा कई अपने फसल होती है ना, जिनमें अपने कहते हैं कि जिंक या फिर जो खेड़ा डिजीज है अपने धान में लगता है, तो वो अपने इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा है।
और इसके लिए अपने अलग से जिंक का उपयोग करते हैं 25 किलो के लगभग। तो अब वहां पे जो कॉफी रस्ट है, अब वहां कहां पे है, मुख्य अरेबिया के अंदर। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ये कहां पे आया था, नेक्स्ट है 3 नंबर गणना, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की बीमारी है। अब जो अंगूर की बीमारी है या फिर जो डाउनी मिल्ड्यू है वो किससे होती है, तो प्लाज्मोपोरा विटिकोला से होती है। किससे, इसका पैथोजन कौन है, पैथोजन प्लाज्मोपोरा विटिकोला या वाइटिकोला भी कहते हैं इसको, एक ही बात है। विटिकोला जो ग्रेप्स का डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है, ये सीधी ऐसा नहीं है कि फ्रांस में आ गई थी या फिर सीधा फ्रांस यूरोप में आके इसने तबाही मचाई थी। इससे पहले ये एक जगह की एक स्थानिक बीमारी थी। कहाँ की, तो ये स्थानिक बीमारी थी यूएसए की। तो ये डिजीज आती कब, 1878 में। इसके टाइमिंग ध्यान रखना, 78, 45, 68 और 78, 78। तो 78 में, या फिर अपने बात करें कि ये पहले बीमारी कहाँ की थी, तो यूएसए की। तो एंडेमिक डिजीज ऑफ यूएसए, और किस टाइम, तो 1870 के टाइम ये जो रोग है, यह रोग 1870 के समय यूएसए की स्थानिक बीमारी थी। मतलब स्थानिक का मतलब या एंडेमिक का, जो एक कहीं स्पेसिफिक स्थान का एक स्पेसिफिक डिजीज हो, उसे क्या कहते हैं, अपने एंडेमिक या स्थानिक महामारी या स्थानिक बीमारी के नाम से जानते हैं। तो पहले ये यूएसए की बीमारी थी, लेकिन ये एंट्री कब होती है, 1878 में, यहाँ पे यूरोप और फ्रांस में। कहां पे, यूरोप और फ्रांस में, यूरोप एंड फ्रांस कब होती है, 1878, 78 में यहाँ पे आके क्या होती है, ये रोग भयंकर तरीके से फैलता है। और भयंकर तरीके से फैलता है तो ये रोग है कौन सा, एक फंगल डिजीज है। कौन सा, फंगल डिजीज है। तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक आता है, कौन सा, पी.ए. मिलार्डेट, कब, 1885 में। 1885 में पी.ए. प्रोफेसर मिलार्डेट। अब प्रोफेसर मिलार्डेट ने क्या किया, यहाँ पे अपने कहते जिसे बोर्डेक्स मिक्सचर के नाम से जानते हैं, उसकी खोज किया, डेवलप किया। किसको, बोर्डेक्स मिक्सचर को, या बोर्डो मिश्रण के नाम से अपने पढ़ते हैं। किस नाम से, बोर्डो मिश्रण के नाम से इसे जानते हैं। तो बोर्डो मिश्रण, अब जब जिस टाइम क्या हुआ, फ्रांस के अंदर अंगूर के जो खेत है या जो फील्ड है या जो फसल थी वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, कहीं ना कहीं तो पूरा अकाल पड़ गया था अंगूर में। तो उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता हुई कि कोई ना कोई इससे बचाव के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की कब, 1885 में। इसको भी यहाँ पे उपयोग किया गया था बाद में, 1878 के बाद जब ये बीमारी आई, तो 78 के 7 साल बाद, क्योंकि बीमारी तो लगातार कई समय तक, लंबे समय तक रहती है, जो भी महामारी आती है। तो अब महामारी लंबे समय तक रहती है तो लंबे समय तक अपनी फसल को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके बीच में ही किसने किया, प्रोफेसर मिलार्डेट ने इसकी खोज की, जिसे हमने बोर्डेक्स मिक्सचर के नाम से जानते हैं। जो बोर्डेक्स मिक्सचर है वो क्या है, एक बैक्टीरियोसाइड और फंगिसाइड दोनों का काम करता है। बैक्टीरियोसाइड और ये क्या है,
बैक्टीरियोसाइड का भी काम करता है और फंगीसाइड का भी काम करता है, दोनों का काम करता है ये। अब इसके अंदर कई बार रेशो पूछ लिया जाता है तो वो यहीं पे बता देता हूं। इसमें क्या कुछ था, तो एक कॉपर सल्फेट था, लाइम था या और वाटर। कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर को मिला के किसने बनाया था, प्रोफेसर मिलार्डेड ने। और कितना रेशियो रखा गया, तो यदि 1% अपने को बोर्डेक्स मिक्सचर बनाना है तो 5:5:50, 50 भाग पानी, 5 भाग लाइम और 5 भाग कॉपर सल्फेट अपने पास होना चाहिए। नेक्स्ट है बंगाल फेमाइन, बंगाल का अकाल। कितने हो गए भाई, 3 हो गए। नेक्स्ट है 4 नंबर बंगाल फेमाइन। या इसे बंगाल का दुर्भिक्ष के नाम से भी जानते हैं, बंगाल दुर्भिक्ष। तो बंगाल दुर्भिक्ष है वो किसके कारण आया था, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ, तो डिजीज कौन सा था, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, या इसे क्या कहते हैं, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग। ये जो डिजीज है वो कब आया था, तो 1943 में, 43 में, 1943 में। जो किससे होता है, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से। पैथोजन क्या है इसका, ये इसका रोगजनक क्या है, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से। अब हेलमिंथोस्पोरियम का भी नया नाम आ गया है, इसे और भी क्या कहते हैं, मैग्नोपोर्थी ओराइजी। इस कैजुअल ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को किस नाम से जाना जाता है, मैग्नोपोर्थी ओराइजी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ध्यान में नाम रखना है, एक तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी और दूसरा मैग्नोपोर्थी ओराइजी। मैग्नोपोर्थी ओराइजी, ये दोनों ही सही है। मुख्यतः यदि दोनों ही एग्जाम में आ जाए तो मैग्नोपोर्थी सही रहेगा, क्योंकि जो इसका लेटेस्ट नाम है वो क्या है, मैग्नोपोर्थी। तो इस टाइम 1944 में, फिर यहाँ पे एक और 1943 में ये अकाल पड़ा, और 1943 में एक वेक्समैन का नाम का व्यक्ति आता है जिसने क्या खोज की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की 1944 में। कौन, वेक्समैन। वेक्समैन ने क्या किया, डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, तो वेक्समैन ने। और किससे की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। इसकी खोज किससे की थी,
तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से खोज की थी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की और इसको आइसोलेट किया था, वो किसने किया था? अल्बर्ट स्कैट्स ने किया था। किसने इसको आइसोलेट? जो इसका ही स्टूडेंट था, आइसोलेट अल्बर्ट स्कैट्स ने इसको आइसोलेट किया था। तो वेक्समैन ने किसकी खोज किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो वेक्समैन ने 1944 में बंगाल फेमाइन के दौरान और किससे खोज की? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस फंगस से इसकी खोज की थी या बनाया था। नेक्स्ट 1966 में 66 में 1966 में 66 में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस टाइम क्या किया था? स्मेलिंग और जो कुल्का नाम का वैज्ञानिक है, इसने क्या किया था? फर्स्ट सिस्टेमिक फंगिसाइड की खोज की थी। कौन सा? एक तो स्मेलिंग और दूसरा वैज्ञानिक कौन था? कुल्का। स्मेलिंग और कुल्का। तो स्मेलिंग और कुल्का ने किसकी खोज की थी? तो फर्स्ट सिस्टेमिक फंगिसाइड, जिसका नाम क्या है? कार्बोक्सिन। तो कार्बोक्सिन की खोज किसने की? तो स्मेलिंग एंड कुल्का ने। कब? 1966 में। जो क्या थी? एक प्रथम दैहिक, या जिसे अपने सिस्टेमिक कहते हैं, दैहिक कवकनाशी की खोज की, जिसका नाम क्या है? कार्बोक्सिन। तो कार्बोक्सिन की खोज बंगाल फेमाइन के दौरान 1966 में किसने? स्मेलिंग और कुल्का ने खोज की। तो ये थी कुछ घटनाएं, इंपॉर्टेंट इवेंट दो, जो अपने को बताते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत है वो यहीं से हुई। जब आवश्यकता पड़ी, तो जरूरत पड़ी, तो इन घटनाओं से आगे अपने को ज्यादा नुकसान ना हो, या इन चीज से बचने के लिए, फसल में जो नुकसान है उसको कम करने के लिए, और खेती में जो आय है या फार्मिंग के जो एग्रीकल्चर जो अपने कहे कि एक सभी का भारत में बहुत बड़ा साधन है। भारत का क्या, अपने वो वर्ल्ड का ही है। अधिकतर लोग पहले भी खेती करते थे, आज भी करते हैं। तो उनको यदि ज्यादा नुकसान होगा तो उनका जीवन निर्वाह या जीवन यापन है वो कठिन हो जाएगा, या उनकी आय है वो कम होगी। उस आय को बढ़ाने के लिए या उनसे उन रोगों से उनके नुकसान को कम करने के लिए क्या की गई? प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत हुई। आगे अपने पढ़ेंगे इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी या शब्दावली है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक अपना आज के कुछ हिस्ट्री के बारे में कुछ जनरल था, तो इस जनरल के तक रखते हैं। नेक्स्ट अपने मिलते हैं नेक्स्ट नए एपिसोड में एक नई घटना के साथ, टर्मिनोलॉजी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, बने रहिए एग्री जोन बीकानेर के साथ। हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। अपने टॉपिक चल रहा था प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में आगे अपना टॉपिक है जो प्लांट पैथोलॉजी की कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो प्लांट पैथोलॉजी की टर्मिनोलॉजी आज का अपना टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी या फिर जिसे अपने कहें शब्दावली, क्या है? शब्दावली। शब्दावली में पहला है, अपने भिड़ते ही कर लेते हैं, डिजीज की। डिजीज क्या है? या फिर जिसे अपने क्या कहते हैं? रोग। तो रोग क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लांट ड्यू टू
बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। यह अपने कहे कि एक प्रकार की क्या है, ये विकृति है, पौधों में आने वाली विकृति जो किसके कारण होती है, कोई जैविक या अजैविक पदार्थ कारक के कारण होती है, उसे अपने क्या कहते हैं, रोग कहते हैं, जो पौधों के लिए नुकसानदायक है। ये प्रोसेस क्या है, हार्मफुल प्रोसेस है, नुकसानदायक है। जो भी पौधे के लिए हार्मफुल प्रोसेस हो रही है या फिर नॉर्मल कंडीशन है, वो क्या होगी, डिजीज होगी। नेक्स्ट है अपना डिसऑर्डर। डिसऑर्डर या जिसे अपने क्या कह देते हैं, दैहिक विकार कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दैहिक विकार। तो ये रोग क्या होगा, डिजीज कॉजेस बाय एनी इन्फेक्शियस या अपने कहें नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और एबायोटिक फैक्टर। या अपने हिंदी में बात करें कि अजैविक व असंक्रमणकारी, जो संक्रमण मतलब अपने कहें कि संक्रमण है वो उसको जरूर ना पड़े या फिर फैलाव ना हो, असंक्रमणकारी कारक द्वारा होने वाला रोग क्या कहलाता है, डिसऑर्डर कहलाता है। जैसे बहुत सारे होते हैं, अपने कैविटी स्पॉट देखा है, बर्निंग देखा है, या फिर अपने आपने व्हाइट बर्ड, बहुत सारे डिजीज है जो किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होता है, उसे अपने क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डिसऑर्डर कहेंगे। या फिर अपने कह देते हैं कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कह देते हैं, जो अजैविक मतलब किसी माइक्रोब्स के द्वारा न हो, इसके द्वारा किसी माइक्रोब्स के द्वारा न हो, उसे अपने क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पैथोजन या रोगजनक। तो रोगजनक क्या होता है, जो क्या करे, ऑर्गेनिज्म हो जो रोग फैलाए, क्या करे, जो रोग फैलाए। एनी एजेंट, इसको अपने कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी एजेंट की कोई भी कारक है, क्या है, कोई भी एक ऐसा कारक है जो क्या कर रहा है, रोग फैला रहा है। एनी एजेंट दैट causes disease, that causes disease, या कोई कारक जो रोग का कारण है, उसे अपने क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। बहुत सारे जैसे जेंथोमोनास हो गया, फ्यूजेरियम मोक्सिस्पोरम हो गया, या फिर प्लाज्मोफोरा हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया, बहुत सारे क्या है, ये जितने भी जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक है, उसे अपने क्या कहेंगे, रोगजनक कहेंगे। क्या कहेंगे, पैथोजन या रोगजनक कहेंगे। नेक्स्ट है इसी पैथोजन का प्रकार पैथोवार। क्या है, पैथोवार। जिसे अपने PV से शो करते हैं, पैथोवार। तो पैथोवार क्या है, ए सब डिवीजन ऑफ ऑफ बैक्टीरिया those
cases disease in specific plant genus, या फिर हिंदी में देखें तो क्या होगा कि जीवाणु की उपविभाजन जो किसी पौधे की विशेष प्रजाति में रोग उत्पन्न करते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, पैथोवार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने देखें तो जैसे जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, पैथोवार क्या हो गया, सिट्राई, जो किसमें, सिट्रस में कैंकर रोग उत्पन्न करता है, सिट्रस कैंकर, तो वो क्या है, एक पैथोवार है। क्या है, पैथोवार है। एक ऐसा जो बैक्टीरिया की कोई भी एक ऐसा उपविभाजन जो किसी एक प्लांट में किसी एक विशेष पौधे में रोग उत्पन्न करता है, उसे अपने क्या कहते हैं, पैथोवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैथोवार कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपनी पैरासाइट। नेक्स्ट है, चार हो गई, पांचवी है पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होगा, तो पैरासाइट तो आपने सुना ही होगा कि जो दूसरों से भोजन उत्पन्न, जो भोजन लेता है उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट, या अपने हिंदी में देखें तो क्या होगा, परजीवी। क्या होता है, परजीवी, मतलब दूसरों पर जीवन, पर मतलब दूसरों पर, जीवी मतलब जीवन यापन करने वाला, निर्वहन करने वाला जीव क्या होता है, पैरासाइट होता है। क्या होता है, पैरासाइट होता है। देखें कि ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन that obtain nutrition from other any living organism, किसी जीवित जीव से अपना पोषण प्राप्त करने वाला जो जीव है वो क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। जो क्या करे, पोषण दूसरों से प्राप्त करे। अब जितने भी अपने पैथोजन है वो सारे के सारे क्या है, पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अपने पढ़ेंगे फंगस में। फंगस के अंदर इसका अपने जब न्यूट्रिशन करेंगे फंगस का, तो उसमें कौन से ऑब्लिगेट है, कौन से फैकल्टेटिव है, कौन से सेप्रोफाइट है, उनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ लेंगे सारा। एक बार अपने छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जिससे अपने की पैथोलॉजी को शुरुआत करने में अपने को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पैथोलॉजी में टर्म्स ही तो है, जो टर्म्स है वो अपने को रोड़ की तोड़ करती है कि यार ये क्या आ गया, तो वो टर्म्स अपने एक बार क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट है होस्ट। नेक्स्ट है होस्ट या पोसी। अब अपने सुनते हैं कि वर्ल्ड कप को ये कंट्री होस्ट कर रही है। क्या कर रही है, होस्ट कर रही है, मतलब वो वर्ल्ड कप है किस पर आश्रित रहेगा, उस कंट्री पर रहेगा जो उसको होस्ट कर रही है या उसको करवा रही है। जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ कि अब की बार वर्ल्ड कप वो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, इंडिया उसको क्या कर रहा है, पोषण दे रहा है। क्या कर रहा है, पोषण दे रहा है, करवा रहा है उसको। उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा का सारा किसके हाथ में है,
इंडिया के हाथ में है, उसको चाहे उसके पास, इंडिया के पास इतनी पोटेंसी है। अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी करा रही है पाकिस्तान, अब एक करवाए इंडिया। अब इंडिया के पास पोटेंसी है कि वो उसको करवा सकती है और उसे एक पैरासाइट को क्या कर सकती है, सहन कर सकती है, तो वो क्या होस्ट है। अब पाकिस्तान करवा ले, अब ये सहन ही न कर पाए इस पैरासाइट को, तो वो मर जाएगा। वो भी होस्ट है लेकिन एक वीक होस्ट कह सकते हैं अपने, है ना, क्योंकि खर्चो बहुत आवे ज्यादा ज्यादा। तो होस्ट या पोसी, तो पोसी क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म एक प्रकार एक जीव है, जिससे क्या है, कोई जीव organism from which parasite obtain nutrition, या फिर हिंदी में देखें कि परजीवी जिससे पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट कहा जाता है। होस्ट प्लांट के बाद नेक्स्ट अपनी टर्मिनोलॉजी है जी साइन। साइन या जिसे चिन्ह कह देते हैं, क्या कह देते हैं, चिन्ह कह देते हैं। तो चिन्ह क्या है, पार्ट ऑफ पैरासाइट, पार्ट ऑफ पैरासाइट, परजीवी का भाग क्या है, परजीवी का जो भाग है, जो किस पर प्रेजेंट हो, या पार्ट ऑफ पैरासाइट प्रेजेंट ऑन द होस्ट, प्रेजेंट ऑन द होस्ट, कि किसी पैथोजन का भाग क्या होता है, कि पैथोजन का भाग, या जो ऐसा चिन्ह है जो क्या हो, वास्तव में पैथोजन है। एक ध्यान रखना, सिम्टम और साइन दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। अब सिम्टम तो क्या है, जो पैरासाइट है इसके द्वारा जो एबनॉर्मल कंडीशन आएगी प्लांट के अंदर, जो प्लांट की मोर्फोलॉजी में चेंजेस आएंगे उसके, चाहे वो लीव्स पर है, चाहे वो स्टेम पर है, चाहे वो फ्रूट पर है, तो वो क्या होगा, सिम्टम होगा। और जो अपने बात करें साइन, साइन क्या है, वो क्या है, पैरासाइट का पार्ट है, किसका, परजीवी का भाग है, परजीवी का भाग। अपने कहते हैं कि जो पौधे पर नजर आने वाला परजीवी का जो भाग है वो क्या है, चिन्ह या साइन कहलाता है। सिम्टम अलग है, दोनों ध्यान रखना। आपको कहीं एग्जाम में आ जाएगी साइन एंड सिम्टम आर बोथ इक्वल कंडीशन, नहीं, इक्वल कंडीशन नहीं है, एक समान नहीं है, एक जैसे नहीं है। चिन्ह अलग है, सिम्टम अलग है। चिन्ह तो क्या है, पैथोजन का पार्ट है, क्या है, पैथोजन का पार्ट है, पैरासाइट का पार्ट है। और जो सिम्टम है वो क्या है, जो पैथोजन के कारण जो एबनॉर्मल कंडीशन आती है उसे सिम्टम कहते हैं अपने, क्या कहते हैं, जो एक्सप्रेस होती है, जो दिखाई देती है, जो शो होती है, उसे अपने सिम्टम कहते हैं। तो ये सिम्टम अलग है और साइन अलग है। नेक्स्ट देखो, अब अपने पढ़ते हैं इसका सिम्टम, साथ साथ में पढ़ लेते हैं सिम्टम के बारे में ताकि आपको ध्यान रहे। सिम्टम या फिर जिन्हें अपने क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं, लक्षण कहते हैं, इसके लक्षण वो ठीक नहीं है। अब लक्षण ठीक नहीं है तो क्या होगा, तो एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय
डिजीज रिजल्ट। या अपने हिंदी में देखें कि रोगों के परिणाम से उत्पन्न होने वाली बाह्य और अंतः रिएक्शन, या फिर अपने कहें कि प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? सिम्टम। प्रतिक्रिया मतलब कि जो अपना पैथोजन है जाके अपना काम करेगा, रोग फैलाया, अब इस रोग का अपने को रिजल्ट मिलेगा। अब उससे कौन सी प्रतिक्रिया हुई है, क्या वो पौधे के प्लांट के जो स्टेम पर हुई है, या लीव्स पर हुई है, या फ्रूट पर हुई है, और वो किस प्रकार की अपने को प्रतिक्रिया दे रहा है, वो प्रतिक्रिया क्या सिम्टम है। जैसे हमने कह देते हैं कि येलो स्पॉट हो जाता है, तो वो भी क्या एक रिएक्शन है। या फिर अपने कहें कि नेक्रोसिस हो गया, स्केब हो गया, वो सारे, या फिर अपने कहें कि डाउनी मिल्ड्यू के अंदर जैसे क्या होती है, फंगल ग्रोथ होती है, तो वो क्या है? रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, जो किसके द्वारा दी जाती है? रोग के द्वारा दी जाती है पौधे के ऊपर, कि ये रोग से अपने पौधे में इस प्रकार होगा। जैसे अपने कहते हैं कि अपने मनुष्य में बात करें, तो कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ कि सांस में दिक्कत हो रही है, तो वो सांस में दिक्कत हो रही है, अपने को महसूस हो रही है, वो लक्षण है। क्या है? लक्षण है। गले में खराश हो रही है, वो लक्षण है। किसका परिणाम है? ये उस रोग का है। जो रोग किसने उत्पन्न किया? उस पैथोजन ने उत्पन्न किया उस रोग। अब जब रोग हुआ, अब डायरेक्ट पैथोजन किया, पैथोजन जाते ही तो अपने सिम्टम उत्पन्न नहीं होते, पैथोजन जाते ही तो अपने सिम्टम उत्पन्न नहीं करता। तब अपने क्या होता है? पहले रोग उत्पन्न होगा, रोग उत्पन्न होने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा रोग का, कि हाँ भाई आपका रिजल्ट आ गया। अब ऐसा है कि स्कूल में आए, आप कोचिंग में आए, पढ़ने आए, अब पढ़ने आते ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ हम यहाँ पे एग्री जोन में पढ़ने आ गए, हमारा अब श्योर सिलेक्शन है। नहीं, आपने क्या प्राप्त किया उस चीज से, आपके अंदर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, और आपने क्या उत्पन्न किया। ऐसा हो हम पढ़ा रहे हैं पैथोलॉजी, आप पढ़ रहे हो हिंदी, या हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, तो रिजल्ट तो पैथोलॉजी का आएगा, तो वो और किसी का आएगा। यदि आप पैथोलॉजी का जब पढ़ रहे हो, तब आपको पेपर के अंदर रिजल्ट मिलेगा कि आपने कैसा पढ़ा, आपके अंदर कैसे सिम्टम आएंगे, जैसे आपने पढ़ा है, जैसा आपके टीचर ने आपको अच्छी तरह से समझाया, और आपने जितना प्राप्त किया, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल उसको गेन करने की, तो वो क्या है? लक्षण है। क्या है? लक्षण है। तो साइन और लक्षण दोनों में अंतर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना सिंड्रोम। अब सिंड्रोम और सिम्टम, इन दोनों में आपको अंतर बताते हैं। ये अगर नेक्स्ट अपने स्लाइड पे बांधने चलेंगे, पहले देखते हैं ये पे सिंड्रोम। सिंड्रोम का अर्थ वैसे तो होता है कमी। क्या होता है? कमी। अब सिंड्रोम क्या है? अब सिंड्रोम और सिम्टम में दोनों में अंतर क्या रहेगा, और इनका शाब्दिक अर्थ अपने देखे तो क्या है, या इनमें अपने डिफरेंस पैदा करें तो वो कौन सा होगा। अब जैसे लक्षण है, वो तो कोई स्टेम पर हो रहा, कहीं भी हो रहा, वो क्या है? लक्षण है। अब जो ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम, या अपने के लक्षणों का समूह है, क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। अब जैसे इसमें आपको एग्जांपल देखे हमने, तो एग्जांपल अपने जैसे मान लो कि विल्ट है। विल्ट तो क्या है? एक सिंड्रोम है। क्या है? सिंड्रोम है, जो एक क्या है? समूह है, बहुत सारे लक्षणों का समूह है। अब जैसे विल्ट आएगा, तो पहले पौधे में क्या होगी? पत्तियां पीली पड़ेगी, वो इसका क्या है? सिम्टम है या लक्षण है। क्या है? लक्षण है। फिर पौधे में मुरझाना, विल्टिंग शुरू होगी, वो क्या है? सिम्टम है। पौधा धीरे धीरे पत्तियां सूख जाएगी, वो इसका क्या है? सिम्टम है। अब पौधा पूरा सूख गया, वो इसका क्या है? सिम्टम है। और इसे सामूहिक रूप से अपने देखे तो कौन सा डिजीज कहते हैं? विल्ट डिजीज कहते हैं, या जिसे अपने उखेड़ा या उकटा रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उकटा रोग कहा जाता है। तो ये क्या होगा? सिंड्रोम होगा। जो समूह है वो सिंड्रोम है, और जो अपने कहे कि बिखरा हुआ है अलग अलग, जो अपने पौधे के ऊपर दिखाई देता है, वो सिम्टम है। नेक्स्ट इन्फेक्शन।
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कब होगा? जब कोई भी माइक्रोब्स बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर चला जाए या वो अपने को स्थापित कर दे, उसे क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। वो चला गया, अब रोग उत्पन्न होगा 100% है, क्योंकि अपने को नहीं पता चला वो कब गया। अब लक्षण उत्पन्न हो गए तब अपने को पता चलेगा कि हाँ ये इन्फेक्शन हो गया है। तो जब वो स्टेब्लिश्ड हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन, या फिर कहे रोगजनक का पौधे में स्थापित होना। क्या होना? स्थापित होना क्या कहलाता है? इन्फेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है इन्वेशन। एक है इन्फेक्शन, एक है इन्वेशन। अब इन्वेशन क्या है और इन्फेक्शन क्या है, इन दोनों में अपने अंतर देखिए। अब एक तो होता है इन्फेक्शन, जब वो क्या हो गया? स्थापित हो गया। अब स्थापित होने के बाद वो क्या करेगा? अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। क्या करेगा? ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो इसको अपने कह सकते हैं शब्द सिंपल वर्ड में कि ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ग्रोथ ऑफ पैथोजन या रोगजनक की जो वृद्धि है, रोगजनक की वृद्धि क्या कहलाएगी? इन्वेशन कहलाएगी। या फिर इसको अपने कह देते हैं कोलोनाइजेशन। क्या कह देते हैं? कोलोनाइजेशन। कॉलोनी का निर्माण करना। माइक्रोब्स का कोई भी समूह है वो क्या कहलाएगा? कॉलोनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉलोनी। अब वो कॉलोनी को बढ़ा रहा है, अपनी वृद्धि करेगा। अब जैसे ही प्लांट के अंदर गया, अब उसको एक होस्ट मिल गया जिससे वो पोषण प्राप्त कर सकता है। और ये क्या है? पैरासाइट है, जहां पर जीवी है, जो क्या करेगा? दूसरे जिस पौधे में स्थापित हुआ है, जिसमें इसने इन्फेक्शन किया, उससे पोषण प्राप्त करेगा और अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा, अपने परिवार वंश को आगे क्या करेगा? बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। अब वृद्धि करेगा तो उस क्रिया को अपने क्या कहते हैं? इन्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वेशन कहा जाता है। या फिर अपने कहेगी कोलोनाइजेशन, कॉलोनी को बढ़ाना, क्या कहलाएगा? इन्वेशन। नेक्स्ट है इनोकुलम। नेक्स्ट है, अब इनोकुलम और जो इन्वेशन है वो क्या है? अलग अलग है। इनोकुलम, इनोकुलम को हिंदी में अपने कहे तो कहते हैं जी निवेश द्रव्य। क्या कहा जाता है? निवेश द्रव्य कहा जाता है। अब निवेश द्रव्य क्या है? तो पार्ट ऑफ पैथोजन, पार्ट ऑफ पैथोजन इन होस्ट की जो परजीवी है, पोषी में क्या है? जो पैथोजन या रोगजनक का जो भाग है वो क्या कहलाता है? इनोकुलम कहलाता है। जो क्या हो? कैपेबल, जो सक्षम हो, कैपेबल फॉर इन्फेक्शन, कैपेबल फॉर इन्फेक्शन, कि पैथोजन का या रोगजनक का पोषी मतलब पौधे में, किसमें? पौधे में, वह भाग जो रोग उत्पन्न करने में, रोग उत्पन्न करने में सक्षम हो। क्या हो? सक्षम हो, उसे अपने क्या कहा जाता है? इनोकुलम या निवेश द्रव्य कहलाता है। तो इन्फेक्शन, इस्टेब्लिशमेंट, और यदि पूछे इन्वेशन तो ग्रोथ, कोलोनाइजेशन।
इनोकुलम तो पैथोजन का पार्ट जो पौधे के अंदर जाता है। अब गया तो इन्फेक्शन, जाके वृद्धि, इन्वेशन, क्या होगी? इन्वेशन होगा। तो पहले होगा इनोकुलम, बाद में इन्फेक्शन और बाद में इन्वेशन होगा। पौधे में क्या होगा? इन्वेशन होगा। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिटी। अब आपको हमेशा पैथोजेनेसिटी सिटी नाम आते ही अपने ये हो जाता है कि हाँ इसके कहीं कहीं ना किसी योग्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो नेक्स्ट है पैथोजेनेसिटी। जितने भी नंबर है भाई, पैथोजेनेसिटी क्या होती है? तो पैथोजेनेसिटी क्या है? कैपेसिटी या फिर अपने कह देते हैं एबिलिटी। कैपेसिटी और एबिलिटी भी कह सकते हैं। किसकी होगी? पैथोजन की। किसकी? पैथोजन की। तो एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज, तो किसी रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? पैथोजेनेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? पैथोजेनेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। या इसको उष्मायन काल भी कहा जाता है। क्या कहलाता है? उष्मायन काल। अब एक तो उष्मायन काल पढ़ते हैं अपने इंसेक्ट में, कीटों में क्या पढ़ते हैं? या अपने हेचिंग पीरियड पढ़ते हैं। हेचिंग पीरियड क्या होता है कि अंडा है वो जब कीट ने दिया है उसके बाद उससे कब लार्वा उत्पन्न होगी उसके बीच पीरियड को अपने कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड भी कह देते हैं और हेचिंग पीरियड भी कह देते हैं। सेम वैसा ही काम यहाँ पे है। जब इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन से जब सिम्टम आएंगे उनके बीच का जो टाइम है उसे क्या कहेंगे? अपने इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। तो टाइम गैप बिटवीन infection and appearance of symptom, या फिर कहें कि संक्रमण और लक्षण प्रकट होने के बीच का समय क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड या उष्मायन काल भी लिखा होता है। कई जगह हिंदी में क्या होता है? उष्मायन या फिर उद्भवन काल। क्या होता है? उद्भवन काल। क्या कह देते हैं? उद्भवन काल भी कह देते हैं। नेक्स्ट है हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट है हाइपरप्लेसिया। एक होता हाइपरप्लेसिया और एक होता हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी एक होता है अतिवृद्धि और एक होता है अतिवर्धन। क्या होता है? एक होता है अतिवृद्धि और एक होता है अतिवर्धन। हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी दोनों ही कोई न कोई कारण क्या है? एक ग्रोथ है। क्या है? ग्रोथ है, जिसे हमने कहते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ कह सकते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू
इंक्रीज या इंक्रीजिंग ऑफ increasing in number of cell, यदि क्या कहें कि वृद्धि है वो किसके कारण हो रही है, कोशिका के कोशिका की संख्या में जो वृद्धि है, कोशिका की जो संख्या में वृद्धि के कारण जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसे अपने क्या कहते हैं, हाइपरप्लेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपरप्लेशिया कहा जाता है। और यदि क्या हो रही है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, सेल साइज में इंक्रीजिंग हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, अपने हाइपरट्रॉफी कहेंगे। एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू increasing in size of cell, कि सेल के या कोशिका के आकार में ये जो वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है, कोशिका के आकार में वृद्धि के कारण, कोशिका के आकार में वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को क्या कहेंगे, हाइपरट्रॉफी कहेंगे। और संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या कहेंगे, हाइपरप्लेशिया कहेंगे। क्योंकि अपने कई बार कुछ डिजीज है वो क्या करते हैं, स्वेलिंग या फिर सूजन उत्पन्न करते हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रहा है, हाइपरप्लेशिया हो रहे हैं, उसके बारे में अपने को आगे डिजीज के अंदर पढ़ेंगे। तो इतना याद रखना, हाइपरट्रॉफी है तो क्या हो रहा है, सेल के साइज में इंक्रीजिंग हो रही है, वृद्धि हो रही है। और यदि हाइपरप्लेशिया है तो क्या हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, सेल नंबर है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर या जिसे अपने क्या कहते हैं, वाहक। अब वेक्टर या वाहक क्या होता है, इंडिविजुअल that transmit pathogen one place to another place, कि रोगजनक को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाने वाला क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है, या जो वेक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखें कि व्हाइट फ्लाई क्या है, व्हाइट फ्लाई जो भी वायरल डिजीज होती है उसमें क्या करती है, व्हाइट फ्लाई क्या करती है, वायरस को एक दूसरे पौधों पर ऐसे अपने छिड़कने का काम करती है, एक प्रकार का फैलाने का काम करती है। तो उसमें वेक्टर क्या होता है, जैसे मोजेक रोग में लगभग जो वायरल डिजीज है उनमें क्या होता है, व्हाइट फ्लाई, बेमेसिया टेबेसाई। तो इसका एग्जाम्पल अपने वेक्टर के रूप में देखें तो व्हाइट फ्लाई, या फिर कहे कि सफेद मक्खी, सफेद मक्खी, या फिर व्हाइट फ्लाई, या बेमेसिया टेबेसाई जिसे अपने कहते हैं। तो ये थे कुछ अपने टर्मिनोलॉजी। आगे का नेक्स्ट थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी बची है वो अपने आगे डिजीज के क्लासिफिकेशन के साथ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के एपिसोड में इतने। नेक्स्ट नए एपिसोड में एक नई गाथा के साथ अपने मिलते हैं, तब तक बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।